अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरिएशन हमारे आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। वेरिएशन जो सा वर्ड है ये फ्रिक्वेंटली यूज़ इन ऑल साइंसेस, यानी कि सारी साइंसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेरिएशन का लफ्ज़ जो सा है ना, ये निकला है कि किस तरीके से कोई चीज़ चेंज होती है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है, एक इनवर्स वेरिएशन होती है। जो डायरेक्ट वेरिएशन होती है इसमें दो क्वांटिटीज़ जो सी हैं वो इस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी, यानी दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपकी एज जो सी बढ़ रही है तो उस एज के बढ़ते बढ़ते आप आहिस्ता आहिस्ता नई क्लासों में आगे बड़ी बड़ी क्लासों में जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्लासें बढ़ती हैं। ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो अगर हम यहाँ पे ये करते हैं कि क्वांटिटी एक वाई है और एक क्वांटिटी जो सी है वो एक्स है, तो वाई जो सी है वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू ए क्वांटिटी एक्स, वी से दैट वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इज़ रिटन एज वाई प्रोपोर्शन एक्स। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा साइन, ये प्रोपोर्शन का, ये डायरेक्ट, ये आप कह सकते हैं कि ये साइन बताता है कि इन दोनों के दरमियान में क्या तल्लक है। वाई बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, वाई कम होगा तो एक्स कम होगा, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म कर देंगे हम तो ये वाई इज़ इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। के जो सा है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक्स को उठा के नीचे ले जाएं तो वाई ओवर एक्स इज़ इक्वल टू के हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बात जो सामने लिखी हुई ना, के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स नीचे लिखा हुआ ना ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो सा है ये इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। दिस साइन, ये वाला साइन जो सा है प्रोपोर्शन का, रीड एज वेरीज एज, ठीक है जी, इसको वेरीज एज भी पढ़ते हैं। इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन। वाइल के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो नोन एज कांस्टेंट और वेरिएशन, यानी ये के जो सा कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। उसकी एग्जांपल अब उसने ये दी है, फास्टर द स्पीड ऑफ ए कार लॉन्गर द डिस्टेंस इज कवर। जितनी कार तेज़ होती जाएगी उतना ज़्यादा वो फासला तय करेगी। स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉलर द सर्कमफेरेंस इज़। जितना छोटा सर्कल हो जाएगा उसका सर्कमफेरेंस भी छोटा हो जाएगा। अगर सर्कल बड़ा होगा सर्कमफेरेंस भी बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से ये हो गया जी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। टू क्वांटिटीज़ जो सी हैं इस तरीके से ये बिहेव करें कि अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो, इसको इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। यानी कि अगर क्वांटिटी वाई है ये इन्वर्सली वेरीज करती है एक्स के लिहाज से, तो हम इसको कहेंगे कि वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स और वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स एंड इज़ रिटन बाय वाई प्रोपोर्शनल टू वन ओवर एक्स। देखिए, हमने पीछे अभी बताया था आपको डायरेक्ट में कि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे उल्ट हो गया। देखें, एक्स नीचे आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कम होगा एक्स से तो वाई बढ़ जाएगा, और अगर एक्स ज़्यादा होगा तो वाई कम हो जाएगा। उल्ट हो गए एक दूसरे के। अगर ये बिल्कुल आमने सामने होते जैसा वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो इसका मतलब था दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बढ़ेगा एक कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, इस तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। तो अब जब इसका प्रोपोर्शन साइन ख़त्म करेंगे तो वाई इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स आ जाएगा, यानी इस वन की जगह पे के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आपने एक्स के की वैल्यू निकालनी है तो एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। एक्स वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये वेरिएशन का कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू जो सी है वो कांस्टेंट आती होती है। तो इस तरह से ये दोनों वेरिएशन जो सी हैं ये हम रीड करते हैं कि डायरेक्ट में होता है कि दोनों बढ़ेंगी या दोनों कम होंगी, इन्वर्स में होता है कि एक बढ़ेगी और एक कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी।
अब मैं आपको ना एक्सरसाइज के सवाल जो से हैं वो बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। अब देखें, पहला सवाल जिस तरह है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। देखें यहाँ तक अगर पढ़ते हैं ना तो यहाँ तक आपको पता लग गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल है। एज इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, तो इसको हम पहले सबसे लिखेंगे कि वाई वेरीज डायरेक्टली विद एक्स। ये देखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, उसके बाद कहता है एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, कि y को इन टर्म्स ऑफ x निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू kx। आपने y इज इक्वल टू kx से ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब कहता है कि y इन टर्म्स ऑफ x लिखें, तो सबसे पहले यहाँ से k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जो उसने वैल्यू हमें दी है कि x हमारे पास है 2 और y हमारे पास है 8, इधर से हम आराम से वो k निकाल सकते हैं। यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज़, यहाँ पे y की वैल्यू 8 रख दें, k वैसे ही रहने दें और x की वैल्यू 2 पुट कर दें। 8 को 2 पे डिवाइड कर दें तो k आपके पास ये आ जाएगा 4। k की वैल्यू जब 4 आ गई तो अब हम पहला सवाल जो सा है वो कर सकते हैं कि y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको शायद समझ ना लगी हो इस बात की कि मैंने कैसे किया है। तो ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना k के साथ, वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 1s are 2 हो जाएगा और 2 4s are 8 हो जाएगा। यानी कि 4 से काट देंगे इसको तो k इज़ इक्वल टू 4 आ गया। अब ये जो k की वैल्यू है ये हम इसमें पुट कर देंगे, तो y इज़ इक्वल टू k की जगह पे 4 लगा दें तो ये 4 आ गया इंटू एक्स। अब ये y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, यानी कि y जो सा है वो x से 4 टाइम्स ज़्यादा है। y जो सा है वो x से 4 टाइम्स ज़्यादा है। ये आपका पहला जो सा है आंसर आ गया। कि क्या किया हमने, सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया है कि इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसमें k की वैल्यू पुट कर दी है, बस और कुछ भी नहीं किया। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है, y निकालें, कैलकुलेट y व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। अगर x आपको 5 दिया हो तो फिर कैसे। अब देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अगर इस इक्वेशन में x की जगह पे 5 पुट कर देंगे 5 तो y निकल आएगा। y इज़ इक्वल टू 4x लिख लें, यही वाली रकम लिख ली। अब 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 5, तो हमारे पास y जो सा है वो 20 आ गया। इस तरह से हमने y की कीमत निकाल ली। तो देखें, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि y वेरीज x उसने कहा है, y इज इक्वल टू के एक्स बन गया। अब k की वैल्यू जो सी हमने यहाँ से निकालनी थी, उसने दोनों कीमतें दी हुई थी, x और y दोनों दिए हुए थे, वो हमने यहाँ पे y और x की जगह पे पुट करके 2 को नीचे उठा के ले गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो k हमारे पास 4 आ गया। अब y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, तो ये y की जो सी रकम है y इज इक्वल टू के एक्स, इससे k की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। आपके पास ये इक्वेशन बन गई x और y की टर्म में। अब उसने दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यानी इस x की जगह पे हम 5 रख देंगे तो y आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम करते हैं जी तीसरा सवाल, तीसरा पार्ट इसका। वो कहता है x व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। अब यहाँ पे वो कहता है कि x की कीमत निकालें, पहले उसने y की निकालने को कहा था और x दिया हुआ था। व्हेन y इज़ इक्वल टू 28, y जो सा है वो 28 हो। ठीक है, तो अब देखें, यही वाली इक्वेशन आपके पास मौजूद है, y इज़ इक्वल टू 4x। उसी इक्वेशन के अंदर y की कीमत लगा दें, y की जगह पे 28 लिख दिया, 4x आ गया, 4 को उठा के नीचे ले जाएं। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 7s are 28, कटिंग हो गई इसकी, तो आपके पास x जो सा है वो क्या आ गया, 7।
तो इंतहाई आसान सवाल हैं, अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन से करें तो कोई मुश्किल नहीं होगा। पहले आप देख लें कि वो क्या कह रहा है, सवाल के अंदर ही आपका जवाब मौजूद होता है। देखें मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखिए उसने शुरू में क्या दिया, एक्स वाई वेरीज डायरेक्टली एट एक्स, मैंने इसको वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स लिख दिया। यहाँ तक ही आपका सवाल जो है ना वो जवाब आ गया। उसके बाद उसको के एक्स कर दिया, फिर वाई और एक्स की कीमत लेके उसको पुट करके के की वैल्यू निकाली, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू पुट करके वाई निकाल लिया, फिर एक्स की वैल्यू जो सी है वाई पुट करके निकाल ली, तो आपका ये सवाल जो है वो पूरा हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा पहला सवाल कि किस तरीके से पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद उस इक्वेशन को के अंदर जो भी वैल्यू दी, अगर एक्स दिया हुआ पुट करके वाई निकाल लेते हैं, अगर वाई दिया हुआ तो एक्स पुट करके तो एक्स निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया पहला सवाल। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, उसने खुद ही दे दिया, देखें वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। देखें एक्स वाई दोनों दे दिए हैं उसने। एक्स वाई जब दोनों दे दे इसका मतलब वो इसलिए दिए होते हैं कि के की वैल्यू निकालनी होती है। और पहले कहता है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, देखें वही वाला सवाल है जो पहला सवाल था, उसी तरह का ये सवाल है, बस यहाँ पे उसने कह दिया तो वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। अब ये कहने की बजाय उसने खुद लिख दिया ये, ठीक है, और आसान कर दिया आपके लिए। वाई और एक्स की कीमतें दी हुई हैं, पहले के निकालें, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें लिखें जी वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है जी, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। अब इसको हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू के। अब ये कि देखें के की आपके पास स्पेसिफिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इक्वेशन बन गई है, तो आप इससे बड़े आसानी से, अब यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, वाई जो सा दिया हुआ है आपको, उसने 7 और x3, वाई इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे पुट करें, वाई 7 आ गया, x3 आ गया, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 7/3। तो पहला पार्ट क्या है आपका, y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इस k की जगह पे जो k यहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे हम 7/3 पुट कर देंगे, 7/3 इंटू एक्स। ये आपके पास अब इक्वेशन बन गई। अब पहला पार्ट आपका हो गया। अब दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है आपको, मैं यहाँ पे कर देता हूँ दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि मैंने आपको कहता है कि y इज इक्वल टू 35 दे दिया, ठीक है, सॉरी कहता है x व्हेन y इज इक्वल टू 35। पहले आपने x निकालना है व्हेन y इज इक्वल टू 35। तो यही इक्वेशन यूज़ करें आप जो बनाई है, y इज इक्वल टू 7/3x। अब ये y की कीमत यहाँ पे 35 पुट कर लें, इज इक्वल टू 7/3x आ गया। आप इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, देखें 3 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इधर 7 जो सा है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये देखें उल्ट जाती होती है, जब भी जहाँ से इधर से आपने इधर लेके जानी है ना रकम, उल्ट जाती होती है। देखें 3 ऊपर आ गया, 7 नीचे चला गया, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर दें, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाएगा आपके पास x। अब दूसरा सवाल वो आगे कहता है कि y व्हेन x इज इक्वल टू 18। अब y निकालें व्हेन x इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये जो सा x है, ये जो सी यही वाली इक्वेशन है, इसमें फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 18 पुट करते हैं, 7/3 और मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। x की जगह पे 18 पुट कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18,
7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो y हमारे पास 42 आ गया, y इज़ इक्वल टू 42। तो इस तरह से दूसरा सवाल आपका सॉल्व हो गया। उसने खुद ही दे दिया था y प्रोपोर्शन टू x है, y इज़ इक्वल टू के एक्स हो गया। x को उठा के नीचे ले आए तो k की वैल्यू आ गई, k इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। y 7 दिया हुआ है, x 3 दिया हुआ है, पहले k की वैल्यू निकाल ली 7/3। अब जहाँ पे k लिखा हुआ है वहाँ पे 7/3 पुट कर दिया। अब ये आप पर एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने y की वैल्यू इसमें पुट की, x की वैल्यू निकालनी है, इसको वैसे लिख दिया। इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग कर दें तो 5 3 15 हमारे पास जवाब आ गया। अगर y दिया हुआ है, y निकालना है, x दिया हुआ है तो x की जगह पे 18 पुट कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये सवाल जो सा है वो सॉल्व हो। तो इस तरह से जब मैंने 2 सवाल आपको करवा दिए हैं, आप ये तीसरा सवाल भी आसानी से हल कर सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल टू t दिया हुआ है, r इज़ इक्वल टू के टी लिख लेंगे। t r और t की वैल्यू निकाल के पहले k की वैल्यू निकालें, फिर फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। तो कनेक्टिंग r एंड t जिस तरह मैंने कनेक्ट किया ना y इन टर्म्स ऑफ x, इसी तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। जब इक्वेशन बन जाएगी तो r निकालने के लिए वो कहता है t आपको 64 दिया हुआ है, t की वैल्यू पुट करके उस इक्वेशन में r निकाल लें। r अगर 20 दिया हो तो वो पुट करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल आप ये आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये आप असाइनमेंट के तौर पे तीसरा सवाल जो सा है, ये मेरा लेक्चर सुन के इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।